रेफरेंस क्यों देना ज़रूरी होता है व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग एंड सिनॉप्सिस आर्टिकल थीसिस। जब भी हम कोई चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं एंड इफ़ यू गेट दैट आइडिया, ये कोटेशन या स्टेटमेंट या फ्रेज हम कहीं से भी पिक जब भी करेंगे, वी ऑलवेज ट्राई कि हम उसके साथ उसको एक्नॉलेज करें, उसको रेफरेंस करें, उसको साइड करें। द रीज़न इसके पहली चीज़ तो ये कि जी हम ये बताना चाहते हैं कि जी ये जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, बल्कि देयर इज़ अ सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन पब्लिश है। ऑब्वियसली वो जितने अच्छे जर्नल में पब्लिश होगी उस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी उतनी अच्छी होगी। तो अब ये बताते हैं जी ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सिनॉप्सिस आर्टिकल थीसिस में मेंशन की है, जो मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन मेरी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि देयर इज़ अ रिलायबल सोर्स और ये इंफॉर्मेशन वहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट की है। तो दिस शोज टू थिंग्स। एक तो ये कि जी आपने उस इंफॉर्मेशन को ढूंढा, उसको पढ़ा, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, आप जो भी आप बात कर रहे हैं यू हैव रेड सम लिटरेचर अबाउट इट, आप हवा में बातें नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ जो आपने मेंशन किया, अगेन आपने उसका सोर्स मेंशन किया, सो दैट फर्स्ट थिंग इज़ कि जी आप अपनी तरफ से नहीं कह रहे। सेकंड ये कि जी जिसने एक्चुअली वो काम किया था उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। थर्ड ये कि जी अगर किसी और को, आपकी रीडर को, रिव्यूअर को उस चीज़ को मज़ीद इन डिटेल में जाके देखना हो तो वो उस रेफरेंस पे जाके उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकता है कि अच्छा यार ये कंप्लीट आर्टिकल किस बारे में था। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जितने अच्छे आर्टिकल्स आपने पढ़ के अपने आर्टिकल में उनको रेफरेंसेस दिया हो, वो इस चीज़ को भी शो करता है कि जी आपने काफ़ी अच्छा लिटरेचर सर्च किया है और आपका बाकायदा अच्छे जर्नल्स ही देखते हैं कि आपने कौन कौन से आर्टिकल्स निकाले हैं, कहाँ कहाँ से निकाले हैं, कितने आपको रेलेवेंट मिले हैं, कोई अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपने मिस तो नहीं कर दिया। तो ये चीज़ बड़ी देखी जाती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दी नंबर्स कि आपने कितने सर्च किए, बल्कि रेलेवेंट और अच्छे आर्टिकल्स कितने आपने ढूंढे, तो वो शो करता है आपका एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्च। क्या आपने आपने अपना काम शुरू करने से पहले उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लोर किया है, उस पर बहुत अच्छा लिटरेचर सर्च किया और जो भी उस पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन नॉलेज मौजूद थी आप उसको गो थ्रू आपने किया। तो उसमें खास तौर पे आपने इस चीज़ को इंश्योर कराना होता है दो चीज़ों को कि जी आपका लिटरेचर सर्च बड़ा अच्छा हो कि कोई चीज़ मिस ना हो गई, क्योंकि समटाइम्स जब वो एडिटर जिन रिव्यूअर्स को भेजते हैं, अगर आप किसी आर्टिकल को पब्लिश करवाने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिव्यूअर्स उस टॉपिक के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जब वो एक्सपर्ट्स होते हैं तो बहुत सारों का अपना काम उसी फील्ड में होता है, या वो दे आर कंटिन्यूसली इन टच विद अदर पब्लिकेशन रेलेवेंट टू दैट टॉपिक। तो दे आर वेल अवेयर कि जी इस पे क्या क्या काम चल रहा है, और जब वो नोट करते हैं कि अच्छा यार ये फला आर्टिकल की तो इसने बात ही नहीं की जो अभी 2 महीने पब्लिश हुआ था, इसमें तो इसके ऊपर बहुत कुछ काम हुआ था, तो वो वहाँ पे फ़ौरन आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि जी ठीक है आपने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन ये फला फला आर्टिकल जो हैं जो कि बहुत रेलेवेंट हैं, इनके ऊपर आपने कोई बात नहीं की, इनको आपने अपने रेफरेंसेस में नहीं शो किया। तो दिस शोज़ कि आपने जो लिटरेचर सर्च किया था वो आपका कंप्लीट नहीं है। तो वो भी बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है कि आपके रेफरेंसेस देख के रिव्यूअर्स को कि जी आपने कितना एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्च किया अपने टॉपिक के ऊपर। और ऑब्वियसली अगर आप नहीं उसको साइड करेंगे किसी भी जगह पे चीज़ों को, तो इट्स बिकम्स अनएथिकल कि इट गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन कि जी ये बात अपनी तरफ से कह रहे हैं, एंड दूसरा ये कि क्योंकि ये बात अपनी तरफ से आप कह नहीं सकते, कहीं और से ऑब्वियसली आपने इन्फॉर्मेशन ली है, तो फिर आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया जहाँ एक्नॉलेज करना चाहिए। तो एक्नॉलेज ना करना भी अनएथिकल एक्सपेक्ट में शामिल हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई चीज़ लिखें जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन कहीं और से उठाई है, तो वहाँ पर हमें उस इन्फॉर्मेशन के सोर्स को ज़रूर साइट करना है। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये ज़रूर होता है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं उनको आपने साइट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने कहा जी द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यू डोंट हैव टू गिव अ रेफरेंस फॉर दैट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मालूम है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एक कॉमन इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉमन आदमी के लिए नहीं है, उसके ऊपर आप अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी जो डायबिटीज़ की प्रिवेलेंस है इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 7% to 20%,
इन द लास्ट 2 years। तो नाउ दिस इज समथिंग जो कि हर एक को नहीं पता। तो इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को, इस uh, जो आपने पॉइंट रेस किया है, इसको सपोर्ट करने के लिए आपने इस इंफॉर्मेशन के सोर्स को साइट करना है। उसको यहाँ पे दिखाना है कि जी ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट की है, सो दैट द रीडर्स कुड गो थ्रू इट, वो उसको इन डेप्थ में देख सकें और वो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करें कि ठीक है जी, अगर आप डायबिटीज़ पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास अपडेटेड नॉलेज है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साइटेशंस, जो आपने रेफरेंसेस यूज़ किए, जिनको आप साइट कर रहे हो, वो रीसेंट हो। तो यूजुअली कहा जाता है कि जी जब आप कोई आर्टिकल, सिनॉप्सिस, थीसिस लिख रहे होते हैं तो एटलीस्ट 50% आपके रेफरेंसेस विद इन लास्ट 5 years के होने चाहिए, ताकि वो ये शो करेगा कि जी आप अपडेटेड हैं नॉलेज से। आप ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पुरानी चीज़ें की हैं, बल्कि आपको रिसेंट का भी पता है कि अभी रिसेंटली क्या क्या काम चल रहा है। और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने याद रखना है, वो ये याद रखना है कि आप जब भी कोई रेफरेंस को साइट करें तो उस रेफरेंस को एक्चुअली आपने जाके देखा ज़रूर हो, खोल के पढ़ा हो। दैट्स व्हाट वी एज्यूम, कि अगर आपने कोई रेफरेंस दिया है तो आपने उस रेफरेंस को पढ़ा है अंदर से, उस टेक्स्ट को आपने, उस जो भी वो चीज़ थी, चाहे बुक का था, चैप्टर था, आर्टिकल था, वट एवर द सोर्सेज यू हैव गॉन थ्रू इट। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली लिखेंगे तो वो फिर उसमें बहुत सारे और इश्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ आ जाती है जो कि नज़र आ जाती है। तो यू नीड टू इंश्योर कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आपने उसको गो थ्रू ज़रूर किया हो। नाउ देयर डिफरेंट वेज टू यूज़ दिस रेफरेंसेस, कि हम इन रेफरेंसेस, जो हम साइटेशन की बात करेंगे जी, ठीक है हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, हम उसका रेफरेंस लेना चाह रहे हैं, तो देयर मल्टीपल वेज टू यूज़ द डू दिस थिंग। तो इसको हम रेफरेंस स्टाइल्स कहलाते हैं। तो मल्टीपल रेफरेंस राइटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं। द टू मोस्ट कॉमन विच वी यूज़ इन हेल्थ केयर इज द वैंकूवर स्टाइल एंड द एपीए स्टाइल। तो जो इनमें ज़्यादा कॉमन होता है वो वैंकूवर स्टाइल होता है, जिसके ऊपर हम आज क्विकली बात करेंगे कि जी क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता दे वुड कम टू नो। क्योंकि जब आप साइनॉप्सिस पे ही काम कर रहे होंगे तो आपने रेफरेंसेस ज़रूर देने हैं। जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, जहाँ पे आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, लिटरेचर को शेयर कर रहे हैं, तो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द रेफरेंसेस। तो वहाँ पे रेफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो वैंकूवर साइटिंग या रेफरेंस स्टाइल बेसिकली क्या होता है, ये एक्चुअली सिंपली अगर हम कहें, इट्स अ नंबर्ड रेफरेंस स्टाइल, जो मेडिसिन में ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। लेकिन अगेन आप कोई भी स्टाइल करें, इसमें वैंकूवर में भी अपनी भी कुछ फ्लक्चुएशन हम आपको दिखाएंगे कि उसमें भी डिफरेंट रूल्स हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ ओवर हेयर इज़ दैट यू नीड टू चेक विथ योर इंस्टीट्यूशन कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस रेफरेंस स्टाइल को फॉलो करता है, उनकी क्या पॉलिसी है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट स्टाइल्स को फॉलो, जैसे डाउ यूनिवर्सिटी जो है वो वैंकूवर स्टाइल को फॉलो करती है। आपका जर्नल जो है, पाकिस्तान जर्नल मेडिकल साइंसेज, वैंकूवर को फॉलो करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वैंकूवर को फॉलो करती है। देन आपका जेपीएमसी में मैंने देखा था, जो नम्स लम्स यूनिवर्सिटी जो है सिंध की, वो एपीए स्टाइल को फॉलो करती है। तो दे आर डिफ एक एकेयू में आप देखें तो वो लोग एपीए स्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई थीसिस वगैरह सबमिट करवा रहे हैं तो वो लोग वैंकूवर पे नहीं होते। तो दे आर डिफरेंट स्टाइल। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का देखना है कि वो किस स्टाइल को फॉलो कर रही है और फिर उस स्टाइल पे चीज़ों को बनाना है। तो सिंस वैंकूवर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है तो वी आर गोइंग विद दिस। एंड एज ऑलरेडी मैंशन कि जी साइटेशन टू समवन एल्स वर्क जो हो वो रेफरेंसेस कहलाता है। एंड व्हेन वी यूज़ अ नंबर फॉर दैट पर्पस तो ये वैंकूवर स्टाइल कहलाता है। यानी कि वैंकूवर स्टाइल में हम साइटेशन के लिए नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। और ये नंबरिंग सिस्टम किस तरह से होती है, बेसिकली इसमें दो चीज़ होती हैं। एक, जो आपका मेन टेक्स्ट ऑफ द बॉडी है, जिसको हम वहाँ पे जब आप नंबरिंग मेंशन करते हैं, वो इन टेक्स्ट साइटेशन कहलाता है। तो इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग या इन टेक्स्ट साइटेशन एक चीज़ हो गई, आपने नंबर डालते चले गए 1 2 3 4 ऑर्डर में। और एक चीज़ होती है जी एट द एंड ऑफ योर वर्क, जो भी आपका टेक्स्ट है, कंप्लीट टेक्स्ट, चाहे वो साइनॉप्सिस है, आर्टिकल है, कंप्लीट, उसके एंड में फिर आप उन रेफरेंसेस की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करते हैं, जिस जिस रेफरेंस को आपने मेंशन करता है, इन रिस्पॉन्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। अगर वहाँ पे आपने 1 से लेकर 10 तक दिए तो उन 1 से लेकर 10 तक नंबर की कंप्लीट डिटेल आप
इन दी एंड वो लिस्ट अटैच करेंगे कि जी ये वन से मेरा मतलब कौन सा रेफरेंस था, टू में कौन सा रेफरेंस है, तो कंप्लीट डिटेल आती चली जाएगी। अच्छा, ये वैंकूवर स्टाइल बेसिकली क्यों नाम पड़ा कि ये कनाडा के शहर वैंकूवर में इसके ऊपर जो मीटिंग में ये रेफरेंस स्टाइल जो है फाइनली अप्रूव हुआ था, एंड दिस वाज डन बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स ने इसको बनाया था, एंड नाउ इट्स बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली इन द बायोमेडिकल साइंसेज। सो अगेन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिफरेंट वैंकूवर में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको अभी मैं बताऊंगा कि होती है, तो वो आपने अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से कंफर्म करना है या जिस जर्नल में आप पब्लिश करवा रहे हैं उनसे कंफर्म करना है कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे फॉलोइंग, ताकि बाद में कोई आपको उसको करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, सबसे पहले हम इन टेक्स्ट साइटेशन की। अच्छा जी, अब ये किस तरह से होगा? There are some basic rules for it. The first one is that number is allocated to a source in the order in which it is cited in the text. जो चीज़ आती आएगी उसी ऑर्डर में देते जाएंगे। पहले पैराग्राफ में कोई बात आई है उसको नंबर वन दे दिया, सेकंड पैराग्राफ में दो अलग अलग आए तो आपने नंबर टू और थ्री दे दिया, नेक्स्ट पैराग्राफ में किसी और आर्टिकल से आपने चीज उठाई तो नंबर फोर दे दिया। तो ये ऑर्डर में आप चलाते चले जाएंगे नंबर्स, ठीक है, जिस ऑर्डर में भी आते चले जाए। आप सपोज करें थर्ड पैराग्राफ में कोई दोबारा ऐसी बात आई है जो आर्टिकल नंबर वन से ली गई थी, तो उसको आप रेफरेंस नंबर वन दोबारा डालेंगे, क्योंकि वन के आपने ऑलरेडी उसकी डिटेल्स दी हुई है। तो आप कहेंगे भाई ये फोर्थ पैराग्राफ भी आर्टिकल वन से ही लिया है, तो दोबारा आप वन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपने एक नए आर्टिकल से लिया, तो आप देखेंगे यार फोर तक तो मेरे नंबरिंग हो गई थी, अब नया आर्टिकल है तो मैं इसको नंबर फाइव दे दूंगा। तो इस तरह से होता है। तो अगर कोई चीज़ रिपीट होती है तो आप उसको वही नंबर देंगे जो आप पहले दे चुके हैं। अच्छा, इसमें जो न्यूमेरिकल वन टू थ्री होते हैं ये अरबिक न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं, और ये अरबिक न्यूमेरिकल्स को देयर आर थ्री वेज टू राइट देम। एक तो जी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में भी एक तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट है, या एक जो है वो कर्व ब्रैकेट है, एंड द अदर वन जिस तरह से आप रेफरेंस ले सकते हैं वो ये है कि जी न्यूमेरिक आपने लिया लेकिन उस न्यूमेरिक को आपने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया ब्रैकेट के बगैर। तो या तो हम ब्रैकेट में यूज करें, ब्रैकेट कुड बी स्क्वायर ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट, या फिर हम नंबर को विदाउट ब्रैकेट यूज करें लेकिन हम उस पर सुपर स्क्रिप्ट कर दें। जब भी हम इन नंबर्स को डालेंगे, अगर सेमी कॉलन्स या कॉलन्स आप यूज करें तो उससे पहले ये डालेंगे, बिफोर दैट नंबर, उसके बाद फिर कोई सेमी कॉलन या वो आएगा। फुल स्टॉप के हवाले से कहा जाता है, कुछ कहते हैं जी फुल स्टॉप से पहले आप डालें, कुछ कहते हैं जी फुल स्टॉप के बाद आप डालें। आप चाहे कोई भी सीक्वेंस फॉलो करें, रेफरेंस को पैराग्राफ आपका खत्म हुआ फुल स्टॉप आपने लिखना है, फुल स्टॉप से पहले ये रेफरेंस डालें या बाद में डालें, जो भी आप कोई भी एक पॉलिसी अगर अडॉप्ट करते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू इंश्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, पहले कह रही है बाद में कह रही है। अगर वो कुछ नहीं कह रही, ओपन रखा हुआ है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप फुल स्टॉप से पहले रेफरेंस रखें या बाद में रखें, लेकिन जो भी पैटर्न रखें थ्रू आउट द मैन्युस्क्रिप्ट आपकी वो कंसिस्टेंसी वही रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जी एक जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, एक जगह कर्व ब्रैकेट है, एक जगह सुपर स्क्रिप्ट है, एक जगह फुल स्टॉप से पहले, एक जगह फुल स्टॉप के बाद है। नो, आपने जो इन टेक्स्ट साइटेशन का जो मेथड अडॉप्ट किया है कि ठीक है मैं अरेबिक न्यूमेरिकल्स यूज कर रहा हूँ, उसके साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूँ, मैं फुल स्टॉप से पहले डालूंगा, देन यू नीड टू फॉलो द सेम सीक्वेंस, उसको उसी तरह से करेंगे, उसमें कोई वो एक्सेप्शन नहीं होगा। जो सुपर स्क्रिप्ट होते हैं वो यूजुअली फुल स्टॉप के बाद ही आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रैकेट्स भी फुल स्टॉप के बाद ही आते हैं, लेकिन अगेन द चॉइस इज ओपन, यू नीड टू कंसल्ट द यूनिवर्सिटी के उनकी क्या गाइडलाइंस है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही ऑथर के मल्टीपल पब्लिकेशंस हैं, मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, तो अब आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन अलग अलग आर्टिकल से लिए तो बेशक वो आर्टिकल्स एक ही ऑथर के क्यों ना हो, आप उनको साइट अलहदा अलहदा ही उनका रेफरेंसेस बनाएंगे, ठीक है, इवन अगर वो एक ही ईयर में भी पब्लिश हो। बाज़ औक़ात एक ही प्रोजेक्ट से मल्टीपल आर्टिकल्स निकल आते हैं, तो अगर आपने दो तीन प्रोजेक्ट से वो चीज़ें अलग अलहदा ली हैं तो आप हर एक का रेफरेंस अलहदा अलहदा देंगे, चाहे बेशक उनका ऑथर सेम हो या उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी सेम हो। समटाइम्स जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, जैसे
फॉर एग्जांपल मैं किसी आर्टिकल में देख रहा था कि उन्होंने अगर लेट्स से कि डायबिटीज़ की न्यू क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की है जिसमें उन्होंने 6 डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज़ बताई हैं, और उन्होंने उसका जो है वो ओरिजिनल सोर्स ही बता दिया कि भाई सपोज करें एक आर्टिकल था जमाल एटॉल का। ठीक है जी, उस जमाल एटॉल ने जो है वो डायबिटीज़ पे कोई मार्कर देखा है। अब उसने डायबिटीज़ को शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन, और 6 क्लासिफिकेशन बताई, और उसने उसकी ओरिजिनल सोर्स को बता दिया कि जी मैंने क्लासिफिकेशन कहाँ से उठाई है, किसी को देखना हो तो ये उसका रेफरेंस है। अब आप जमाल की वो पढ़ रहे हैं आर्टिकल, और आपने कहा ये क्लासिफिकेशन मैं भी अपने आर्टिकल में डालूं। तो अब जब आप आर्टिकल में वो क्लासिफिकेशन डालेंगे तो आइडियली आपने जो क्लासिफिकेशन की जो ओरिजिनल सोर्स है जिसको जमाल ने भी यूज़ किया है उसको खोल के देखेंगे पहले कि यार उसमें ये इसी तरह से दी हुई है क्या है, वहाँ से चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे, और फिर क्लासिफिकेशन उस ओरिजिनल सोर्स से उठाएंगे जिसे जमाल ने उठाया, और उस ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस डालेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप किसी सेकेंडरी साइटेशन पे जाते हैं, अब आप जमाल की कॉन्सेप्ट को नहीं करेंगे जमाल ने ये प्रेजेंट किया या जमाल का ये आइडिया, बल्कि जमाल ने जिसका आइडिया लिया था आप उस डेफिनेशन को, उस क्लासिफिकेशन को अपने आर्टिकल में दे रहे हैं, तो आपके लिए सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स जमाल थी, लेकिन क्योंकि जमाल ने वो काम खुद नहीं किया था, उसने कहीं और से उठाया था। अगर आप उस काम पे एक्सेस कर पाते हैं तो आप डायरेक्टली उसी प्राइमरी सोर्स पे जाएंगे पीछे की तरफ, और वहीं से चीज़ों को उठा लेंगे और उसी का ही ओरिजिनल आर्टिकल का ही फिर रेफरेंस देंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी जमाल ने तो कहीं और से चीज़ उठाई थी, लेकिन जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास वो एक्सेस नहीं हो रहा, आप उसको खोल के देख नहीं पा रहे, आ, आपके पास खुल नहीं रहा या आपको एक्सेस नहीं मिल रहा, वॉट एवर द रीज़न इज। अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे? अब ऐसी सूरत में फिर आप जमाल के आर्टिकल का रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपने ये इन्फॉर्मेशन जमाल के आर्टिकल से पढ़ी है, और जमाल ने जो ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस दिया उसको भी साथ में देंगे, तो अब आप दोनों रेफरेंसेस देंगे। सिर्फ प्राइमरी रेफरेंस, प्राइमरी सोर्स को क्यों नहीं वो करेंगे? वो इसलिए कि भाई आपने वो खुद पढ़ा नहीं है अभी तक। तो आपने पढ़ा क्या था? आपने जमाल वाला पढ़ा था, और जमाल ने किसी और का दिया था, तो इसलिए आप वो दोनों चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। जी मारुक ने हैंड रेस किया है। जी मारुक। सर मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जो प्राइमरी साइट प्राइमरी आर्टिकल होगा जिसके अंदर वो क्लासिफिकेशन होगी, वो जमाल ने अपने भी तो आर्टिकल के रेफरेंसेस में वो साइट किया होगा, तो हम डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट वाला इस तरीके से यानी वहां से रेफरेंस उठा के डायरेक्टली यहाँ नहीं डाल सकते? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हम जब भी कोई रेफरेंस अपने आर्टिकल में या कहीं भी डालेंगे, इट इज़ परसीव कि आपने उस चीज़ को ज़रूर पढ़ा है, बगैर पढ़े आपने नहीं डाला है। तो जब तक मैं जमाल ने जिस सोर्स को, जहाँ से वो क्लासिफिकेशन ली थी, जब तक मैं खुद जाके उसको ना पढूं, मैं सिर्फ उसका वो रेफरेंस डाल दूं, तो डैट वुड बी अनएथिकल। तो आइडियली मुझे उसको जाके खोल के पढ़ना ज़रूरी है, फिर मैं उसको रेफरेंस के तौर पे डाल सकता हूँ। लोग तो डाल देते हैं बगैर पढ़े, लेकिन ये एज्यूम किया जाता है, इट इज़ कंसिडर अंडरस्टूड कि जी आपने अगर कोई रेफरेंस डाला है तो आपने उसको पढ़ा ज़रूर है। तो अगर आपने उसको पढ़ा है, देख लिया कि हाँ यार वाकई क्लासिफिकेशन इसी तरह से, उस ओरिजिनल सोर्स को डाल दें। अगर आप उस क्लासिफिकेशन पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जमाल, जो कि आपके लिए सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि प्राइमरी सोर्स को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जमाल का भी रेफरेंस लें, क्योंकि आपने पढ़ा जमाल के आर्टिकल में से वो चीज़ है, और जमाल ने जो ओरिजिनल सोर्स डाली है उसका भी लिंक, उसको भी रेफरेंस डाल दें, और फिर ताकि वो अंडरस्टूड हो जाए कि जी आपने उठाया जमाल से, लेकिन ओरिजिनल सोर्स भी ये थी और जमाल वाली सोर्स थी। जी रबिया। सर मेरा एक क्वेश्चन था अपना। जी एक सेकंड इमरान, डॉक्टर रबिया ने हैंड रेस किया है, जी। फिर आपका सवाल ले लेते हैं। ओ, ओ, डॉक्टर रबिया हैंड रेस आपने अभी किया है, पहले से है? वी कांट हियर यू। जी उनका माइक शायद नहीं काम कर रहा। जी इमरान आप सवाल पूछ रहे थे प्लीज। सर जो ये सेकेंडरी सोर्स आप बता रहे हो, तो फिर जमाल इसमें प्राइमरी सोर्स हो जाएगा हमारा जमाल अपना, जे सेकेंडरी सोर्स उसका है। सेकेंडरी सोर्स है अपना। प्राइमरी सोर्स तो वो है ना जहाँ से जे वो चीज़ उस ओरिजिनली निकली है, जिसने क्लासिफिकेशन जी जी बनाई जी थी, वो जी। प्राइमरी सोर्स है। हमने पढ़ा जमाल के ठीक आर्टिकल है में, तो जमाल सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है ठीक है सर, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा अपना। जी हाँ।
ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। ठीक। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जी किस तरह से हम रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सपोज करें जी अगर मुझे राउंड ब्रैकेट में रेफरेंस डालना है, तो देखें यहाँ पे कोई स्टेटमेंट चल रहा है, द डार्क डेज वर स्टिल अहेड। आपने इस सेंटेंस का इन टेक्स्ट साइटेशन करना है, एंड में जाके आप उसकी पूरी डिटेल दे देंगे जी। वन में, वन से मतलब क्या है कि ये कौन से जुमला मैंने कहाँ से लिया है, या आइडिया मैंने कहाँ से लिया है, या ये मैंने कोड कहाँ से लिया है। तो उसको करने का तरीका क्या है, वन मैंने लिखा, फुल स्टॉप के बाद उसको राउंड ब्रैकेट में दे दिया। तो अब अगर मैं इन टेक्स्ट साइटेशन में राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ तो तमाम जगहों पे मैं राउंड ब्रैकेट ही यूज़ करूँगा। अगर मेरी यूनिवर्सिटी कहती है या मेरा सुपरवाइजर कहता है आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, तो फिर मैं इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। तो फिर फुल स्टॉप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट किया और फिर हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट ही मैं यूज़ करता चला गया। समटाइम्स आई कुड इवन यूज़ सुपरस्क्रिप्ट, ये भी इन टेक्स्ट साइटेशन का इसमें तरीक़ाकार होता है। तो सुपर उसमें भी वही है कि पूरा जुमला आपने जो भी चीज़ जहाँ से उठाई है जब आपने उसको बता दिया, तो उसके बाद फुल स्टॉप के बाद आपने सुपर स्क्रिप्ट में इसको वन को लिख लिया। अब जब आप सुपर स्क्रिप्ट में करेंगे तो फिर ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट उस वक्त आएगा जब आप नॉर्मल उसमें, जहाँ आपने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, ब्रैकेट वाली टेंशन खत्म हो गई, ना राउंड है ना स्क्वायर है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं तो आप उस ऑथर का नाम भी बताते हैं कि भाई फलां चीज़ जो देखी गई थी, फलां मार्कर जो है वो जॉन और स्मिथ ने भी अपने काम में देखा था। तो उनके ऑथर्स के नाम भी आप मेंशन करते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, जस्ट टू मेक इट मोर अपीलिंग टू द रीडर्स, टू द रिव्यूअर्स के जी आपने ऑथर्स के नाम भी मेंशन किए हैं। तो अगेन जब आप उसकी भी बात करते हैं कि जी रिहान एट ऑल हैज़ आर्ग्यूड, तो उसमें दो चीज़ें, या तो आप ऑथर के नाम के साथ नंबर डाल दें वन, कि जी ये जो आगे वाला पूरा जुमला है इसका साइटेशन नंबर वन है। तो एक है कि जी आपने ऑथर के नाम के साथ डाल दिया। दूसरा ये कि उसी तरह से आपने कहा जी रेहान एट ऑल हैज आर्ग्यूड दैट डार्केस्ट डेज वर स्टिल अहेड, तो आपने एंड में उसी तरह से वन सुपर स्क्रिप्ट में या नंबर में डाल दिया। तो अगर ऑथर का नाम आता है तो ऑथर का नाम का मतलब ये नहीं है कि एपीए स्टाइल है। ठीक है, एपीए स्टाइल में हम इन टेक्स्ट साइटेशन नंबरिंग से नहीं करते हैं, बल्कि हम नाम के साथ चलाते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे इसी तरह से पूरा ये सेंटेंस लिखा होगा, द डार्केस्ट डेज वर स्टिल अहेड, और वन की जगह लिखा होगा रेहान एट ऑल। तो वहाँ नंबर की जगह नाम चलेंगे, जो जो आता जाएगा उसका नाम आता जाएगा, लेकिन नंबर की जगह नाम चलेंगे। यानी कि एंड में बिल्कुल आके फुल स्टॉप के बाद सिंपल एक नाम होगा नंबर की जगह पे। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर रेहान एटॉल का एक जुमला बनाया है कि भाई रेहान ये कह रहा था कि फलां चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज अ इंटेक्स्ट साइटेशन रेहान को यूज़ नहीं किया, नंबर की जगह पे रेहान को यूज़ नहीं किया, बल्कि रेहान को यूज़ किया है जुमला बनाने के लिए कि भाई रेहान की स्टडी थी, उसने ये बात कही थी। जस्ट टू मेक इट मोर अपीलिंग, सेंटेंस को, जुमलों को और अच्छा बनाने के लिए अपने किरदारों के नाम भी मेंशन किए हैं उसमें। तो लेकिन जब आप वैंकूवर में रेफरेंसेस देंगे तो रेफरेंसिंग में आपको नंबर देने हैं, चाहे आप नाम मेंशन करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पे नाम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इन टेक्स्ट साइटेशन, इज अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है सबको। यस सर। चलें जी, परफेक्ट। तो इन टेक्स्ट साइटेशन समझ आ रही है हमें? यस सर। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ जो हमने लिखा उसमें ये चार लाइनें हमने लिखी हैं, दो लाइनें हमने लिखी, तो उसमें वो जो दो लाइनें थी, ये तीन लाइनें थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था और बहुत सारे आर्टिकल्स ने उसी चीज़ को कंक्लूड किया था। उनके भी यही मैसेज था, उनके भी यही रिजल्ट्स थे। और आप उसको सपोर्ट करने के लिए अपने उस सेंटेंस को, उस थीम को, उस रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों से आप रेफरेंसेस आपने लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा इन टेक्स्ट साइटेशन भी कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज को भी साइट कर सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने सपोज करें ये पैराग्राफ था, आपने जो ये इंफॉर्मेशन थी आर्टिकल नंबर 1 से ली और 5 से भी ली, तो मैंने 1,5 कर दिया। ठीक है जी,
हो सकता है 1 पहले रिपीट हो गया था 5 ईयर, सपोज करें। ऐसा भी हो सकता है कि जी ये इन्फॉर्मेशन जो है जिन आर्टिकल से मैंने 3 आर्टिकल से ली है, वो तीनों आर्टिकल्स पहले ऊपर के पैराग्राफ में कहीं भी साइट नहीं हुए, और जो मेरा आखिरी नंबर था वो 9 था। तो जो अब ये नया पैराग्राफ है, ये मैंने नए 3 आर्टिकल उठाए 10, 11, 12, तो मैं इनको नंबरिंग कर दूंगा इस पैराग्राफ को इन टेक्स्ट साइटेशन 10, 11, 12। तो इस तरह से इन टेक्स्ट साइटेशन हो जाएगी मेरी। अगर एक पुराना था, एक नया है, एक ऐसा रेफरेंस है जो पहले पैराग्राफ में आ चुका है, एक ऐसा है जो बिल्कुल नया आया है, तो मैं दोनों के मुझे सोर्सेस को दिखाना है इस पैराग्राफ में कि भाई ये दोनों आर्टिकल्स में ये बात सपोर्ट की गई है। तो मैं कहूँगा जी 2 and 7 कि जी 2 पहले था, नया रेफरेंस 7 है, और 2, 7 कर दूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे 2, 7 नज़र आ रहा है, 1, 5 नज़र आ रहा है, तो ये आप मल्टीपल रेफरेंसेस लिख सकते हैं। अगर रेफरेंसेस की कोई सीक्वेंस चल रही है, जैसे हमने बात की 9, 10, 11 था, तो फिर मैं 9-11 कर सकता हूँ कि भाई 9 से लेके 11 तक। जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है 6, 7, 8 है, तो 6-8 का मतलब है कि जी 6 to 8, तो 7 की जगह हमने डैश कर दिया। हो सकता है 6 to 10 होता, तो फिर 6-10 हो जाता, ये इस तरह से होता। अब यहाँ पे जो इन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं, ये 1 से लिया है, 5 से लिया है, 6, 7, 8 से लिया है। तो 1, 5, 6-8, का मतलब है 6 to 8। तो ये 5 आर्टिकल से ये इन्होंने यहाँ पे इसकी साइटेशन की है अपने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ कॉमनली नहीं करनी चाहिए कि आपने एक पैराग्राफ लिखा और हर एक पैराग्राफ के बाद आपने 4-4, 5-5 आर्टिकल के रेफरेंसेस डाल दिए एक साथ ही। दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, तो उसमें भी आपने दुनिया भर के तमाम आर्टिकल्स नहीं डालने। ऑब्वियसली कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि उनकी भी स्टडीज़ में आए, तो देन यू विल सेलेक्ट द रीसेंट वन एंड द बेस्ट वन और द इम्पॉर्टेंट वन, कि भाई अच्छा शुरू में फलां बंदे ने पहले किया था जिसकी बेसिस पे बाकी सब करें, ये वाले जो जर्नल्स हैं ये बड़े अच्छे हैं, या ये वाला जो है ये लोकल डेटा। तो आपने वो खुद सेलेक्ट करना है कि मैं अच्छा किन के रिजल्ट्स को मैं एक्नॉलेज करूँ, कौन ज़्यादा रेलेवेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात अगर ऐसा होता है कि कोई डेफिनेशन है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, हम उसके लिए 8-8, 10-10, 5-5 एक साथ डाल देते हैं, अगेन नॉट, दैट्स नॉट गुड। आप प्राइमरी सोर्स को आइडेंटिफाई करें, नहीं मिले तो फिर आप सेकेंडरी सोर्स के साथ चलें, साथ में प्राइमरी सोर्स को भी मेंशन करें, और लिमिट रखें। कहीं कोई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल लोगों ने उसको अपने रिजल्ट्स में दिखाया है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, आप भी उसी पे काम कर रहे हैं, देन इज़ फाइन कि फिर वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस को कोट करें।